नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह सी-टेट के सेकेंड पेपर के सामाजिक अध्ययन का 10वां क्लास है और इसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मिले हुए साक्ष्यों का पूरा स्थल के साथ मिलान कीजिए। अब यहाँ पे साक्ष्य क्या दिया हुआ है, तो साक्ष्य में दिया है अनाज और हड्डियाँ और यहाँ पर पूरा स्थल का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका दिया है कि ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। तो ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर के जो साक्ष्य मिले थे, एक हो जाएगा आपका हल्लूर, जो कि है आपका आंध्र प्रदेश में। तो ए का हो जाएगा आपका 3। बी जो साक्ष्य दिया है गेहूं और दलहन, तो गेहूं और दलहन के जो साक्ष्य मिले थे वो मिले थे गुपकराल में, और गुपकराल कहाँ पड़ता है आपके जम्मू कश्मीर में। तो बी का हो जाएगा आपका 1। और उसके बाद सी वाला जो साक्ष्य दिया है मिट्टी पर खुरों के चिन्ह, तो मिट्टी पर जो खुरों के चिन्ह मिले थे वह महागढ़ा से मिले थे, और महागढ़ा कहाँ पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में। तो सी का हो जाएगा आपका 2। और उसके बाद डी जो दिया है साक्ष्य में कि चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, तो चावल और जानवरों के हड्डियों के जो टुकड़े मिले थे वो मिले थे कोल्डिहवा से, जो कि कोल्डिहवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगर आपसे बात करें कि हल्लूरू कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, लेकिन कक्षा 6 में आंध्र प्रदेश में, मतलब एनसीईआरटी के कक्षा 6 में आंध्र प्रदेश में स्थित बताया गया है। अगर हम हल्लूरू की बात करें तो हल्लूरू की जो खोज थी वह 1962 में नागराजा राव में की गई थी, और कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, और यहाँ से चावल और जानवरों के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हल्लूरू जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, परंतु एनसीईआरटी के कक्षा 6 में हल्लूरू को आंध्र प्रदेश में बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढों में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की तरफ होता था। ऑप्शन है लोथल, या मेहरगढ़, या गुपकराल, या इनाम गांव। तो इस प्रकार के जो साक्ष्य मिले हैं वह इनाम गांव से मिले हैं। तो जानते हैं इसके बारे में, हालांकि यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है डी। तो इनाम गांव जो है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, और उनका प्रायः जो सिर हुआ करता था वह उत्तर की तरफ होता था। इनाम गांव की अगर बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से मतलब यह घोड़ नदी के तट पर स्थित है। लोथल की अगर बात करें तो लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित एक बंदरगाह था। और गुपकराल की अगर बात करें तो गुपकराल जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और मेहरगढ़ की अगर बात करें तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो इनाम गांव कहाँ पर आपका महाराष्ट्र में, इसका आंसर डी होगा। लोथल जो है गुजरात का है। मेहरगढ़ की अगर बात की जाए तो फिर से अगर आपको रिपीट करें कि मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ जो है वह आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और गुपकराल की अगर बात किया जाए तो गुपकराल जो है वह आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि साम्राज्यों पर निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को पहचानिए। तो अभिकथन यानी कि कथन जो कह रहा है वह कह रहा है कि संसाधनों की ज़रूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और उनकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना चाहिए थी। बिल्कुल सही है कि अगर साम्राज्य बड़ा होगा तो उन्हें संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, और बड़ी सेना इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा साम्राज्य बड़ा है तो उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना चाहिए। कारण कह रहा है कि करों एवं शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारिक नियुक्त किए गए थे। तो यहाँ पे भी सही है कि सेना मतलब कि जब बड़ी साम्राज्य होगी तो उसके लिए हमें बड़ी सेना चाहिए कि हम टैक्स और बाकी सारे जो शुल्क हैं वो उसको आसानी से वसूल सकें। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब अगर यहाँ पे बात करें कि तत्कालीन सम्राटों को शासन चलाने हेतु अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता थी तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सम्राट अपने पास एक बड़ी सेना रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6.5 लाख सैनिक थे, और इतनी विशाल सेना के रख रखाव हेतु राज्यों से कर संग्रह किया जाता था, जिसके लिए कर अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन हेतु कुल 6 समितियां थीं, और 6वीं समिति कर संग्रह का कार्य करती थी।
अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला से संबंधित नहीं है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि वास्तुकला से संबंधित कौन सा नहीं है, तो उसके बारे में जानना है। तो पहला जो आपका ऑप्शन कह रहा है कि मेहराब के मध्य में डाट अधिसंरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देते थे, तो यह बिल्कुल वास्तुकला से संबंधित आपका सही कथन है। दूसरा कह रहा है कि निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया, ये भी हमने वास्तुकलाओं में देखा है, ये भी सही आपका। और तीसरा कह रहा है कि पित्रा दूरा दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहतीर रखने की एक तकनीकी थी, तो यह वास्तुकला से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और अगला है आपका दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था, तो यह भी आपके वास्तुकला से संबंधित है। तो ये सभी के सभी वास्तुकला से संबंधित है। सी वाला जो है वह वास्तुकला से संबंधित नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे पित्रादूरा के संदर्भ में कि उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने को पित्रादूरा कहा जाता था। यहाँ पे फिर से हम आपको बताते हैं कि संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर अलंकृत नमूने को पित्रादूरा कहा जाता था। पित्रादूरा शाहजहां के द्वारा अपने शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी। उसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला तथा आगरा का ताजमहल पित्रादूरा का प्रसिद्ध और सुंदर उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चोल वंश के शासन के दौरान तंजावुर और ड्यूर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिरों के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे। ऑप्शन है पद्माशाली या देवंग या पड़िका या शलिया। तो यहाँ पे चोल वंश के शासन के दौरान जो मंदिरों के झंडों को निर्माण करते थे वो शलिया थे, ठीक है। अब इनके बारे में बेसिक तौर पे बात करें तो ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में आज भी पाए जाते हैं। अगर शलिया की बात की जाए तो यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में आज भी पाए जाते हैं। चोल राजवंश 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। चोल कला में मंदिर शिक्षा के केंद्र थे बेसिक तौर पे, और कई उद्योग और शिल्पियों को मंदिर के कारण आजीविका मिलती थी। चोल वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो चोल वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था विजयालय, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक जो था वह विजयालय था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्ययुगीन समय के विविध प्रकार के सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ थीं जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली, और उसी को सूची 1 को सूची 2 की वस्तुओं से मिलाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है व्याकरण तथा काव्य शास्त्र। तो व्याकरण और काव्य शास्त्र की बात करें तो मध्यकालीन युग में व्याकरण और काव्य शास्त्र की जो चीज़ें थीं वह कौन थी, आपका लीला तिलकम थी। तो पहले का आपका हो जाएगा 2। बी जो है आपका कहानी सुनाना। तो कहानी सुनाना जिसमें था कथक में चीज़ों को क्या किया जाता था, कहानी सुनाया जाता था। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा आपका 3। और सी है आपका विशिष्ट शैली। तो विशिष्ट शैली जो था घरानों, मतलब प्रत्येक घरानों की अपनी अपनी एक विशिष्ट शैलियाँ हुआ करती थी, तो विशिष्ट शैली जो संबंधित है वह घरानों से संबंधित है। और चौथा कह रहा है आपका लघु चित्र। तो लघु चित्र जो है रसमंजरी की अगर बात किया जाए तो लघु चित्र जो है रसमंजरी से संबंधित है। अब इसके बारे में बेसिक तौर पे बात किया जाए कि लीला तिलकम 14वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, ठीक है। और कथक में नृत्यों के माध्यम से कहानियों को व्यक्त किया जाता है। वर्तमान समय में पद्मश्री डॉक्टर पुरु दधीची श्रेष्ठ कथक नृत्य के गुरु हैं। घराने वंश परंपरा को मतलब घराना जो है वंश परंपरा को व्यक्त करती है जो किसी विशिष्ट कला से संबंधित है। और रसमंजरी की अगर बात करें तो रसमंजरी के रचनाकार भानुदत्त हैं और यह लघु चित्र प्रायः कपड़ों पर बने होते थे। तो ये इनका सही एक्सप्लेनेशन और सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित जनजातियों का उनके क्षेत्र जहां वे मूल रूप से निवास करते थे उनको मिलान करना है। और सबसे पहले दिया है खोखर जनजाति। तो खोखर जनजाति जो है बेसिक तौर पे पंजाब क्षेत्र में निवास करती थी, तो ए का हो जाएगा आपका 3। दूसरी जो जनजाति जिसका नाम दिया है लंगाह और अरघुन। लंघान और अरघुन जो है मुल्तान और सिंध प्रांत में निवास करते थे, तो बी का हो जाएगा आपका 1। और सी दिया है बलोची। तो बलोची की बात करें तो यह उत्तर पश्चिम में निवास करते थे, तो सी का हो जाएगा 4। और यहाँ पर गड्डी की अगर बात की जाए तो गड्डी जो जनजाति है वह पश्चिमी हिमालय में निवास करती है, तो आपका डी का हो जाएगा 2। तो ये आपका सही मैचअप होता है जनजातियों और उनके मूल निवास स्थान।
अगला क्वेश्चन है आपका कि नील के काश्तकारों की समस्या और नील विद्रोह पर निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए। अब यहाँ पे अभिकथन ए कह रहा है कि 1859 के बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हो गए, जो कि बिल्कुल सही है। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में हुआ था, जिस पर नील दर्पण भी लिखा गया है। तो ए वाला तो बिल्कुल आपका सही है। मतलब आर जो कारण कह रहा है कि वे जमींदार द्वारा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से थक गए थे। तो कारण भी तो सही है, लेकिन वह अभिकथन का यानी कि कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे बात करें अगर, तो नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल में हुई 1859 में। नील के किसानों को बागान मालिकों के दमन का सामना करना पड़ा। विरोध स्वरूप किसानों ने नील उगाना बंद कर दिया। इस घटना को दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण से में संबंध किया है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 में शुरू हुआ था और नील दर्पण इसके ऊपर लिखा गया पुस्तक है, जो किनका है? दीनबंधु मित्र का। अगला क्वेश्चन है कि पंडिता रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विदुषी थी। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में बनाए गए निम्नलिखित 3 कथन है। पहला कह रहा है आपका, और यहाँ पे कह रहा है आपका कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है कि हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रहा। तो यह बिल्कुल गलत है। अगर प्रगतिशील रहता तो इस प्रकार के लोगों का बेसिक तौर पे जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लोगों की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरा कह रहा है कि पूना एक विधवा गृह की स्थापना की। तो बिल्कुल सही है, पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी, यह बिल्कुल सही है। और सी कह रहा है कि एक किताब पुस्तक लिखी स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की थी। ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जो उनके जीवन और विचारों को दर्शाता है। तो अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन भी क्या होता है? गलत होता है। क्यों गलत है तो उसको हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा बी, कि केवल बी वाला जो है पंडिता रमाबाई के बारे में सही कह रहा है। ठीक है, बाकी ए और सी गलत है। ए क्यों गलत है? तो क्योंकि हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील नहीं रहा, हमेशा दमनकारी नीतियाँ अपनाता रहा। अब बात करते हैं यहाँ पे पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। पंडिता रमाबाई मेडिकल की पढ़ाई हेतु ब्रिटेन गई। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर ए हिंद से नवाजा और रमाबाई 7 भाषाएं जानती थी और धर्म परिवर्तन कर ईसाई भी बन गई थी। अब यहाँ पे है कि इन्होंने भिन्नताओं की आलोचना नहीं की थी। यहाँ पे बेसिक तौर पे स्त्री पुरुष नहीं, यहाँ पे बेसिक तौर पे उच्च वर्ग की महिलाएं जो थी, ठीक है, उच्च वर्ग की महिलाओं के साथ जो चीज़ें होती थी उसको बेसिक तौर पे पंडिता रमाबाई ने अपनी पुस्तक में लिखा था, जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। तो इसमें बेसिक तौर पे उच्च वर्ग की महिलाओं के बारे में लिखा गया, इसलिए सी वाला स्टेटमेंट उनसे संबंधित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काश्तकार का चाबुक किसने लिखा? केशव चंद्र सेन ने, या हेनरी डेरोजियो ने, या पंडिता रमाबाई ने, या ज्योतिबा राव फूले ने? तो काश्तकार का चाबुक नामक जो पुस्तक है वह ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है। तो सही ऑप्शन होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि काश्तकार के चाबुक, जैसे कि मैंने बताया कि यह पुस्तक ज्योतिबा राव फूले ने लिखा है। निर्धन तथा निर्बल वर्ण को न्याय दिलाने हेतु 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इन्होंने ब्राह्मण पुरोहित वर्ग का विरोध किया। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें कि सबसे फेमस है गुलामगिरी। उसके बाद है आपका तृतीय रत्न छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखाड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फूले ने 1848 में एक स्कूल भी खोला था। ठीक है, तो ये आपके ज्योतिबा राव फूले के बारे में रहा। सबसे अधिक इनका फेमस है गुलामगिरी। सत्यशोधक समाज, जैसा कि मैंने बताया कि 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज नामक एक संस्था खोली थी। और काश्तकार का चाबुक भी इन्हीं की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण क्रम पर निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए, और यहाँ पे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है आपका कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं, और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था, जो कि बिल्कुल सही है। और बी कह रहा है आपका कि कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई सवर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका सही ऑप्शन होता है सी, कि ए और सी दोनों सही हैं।
और बी का कारण ए है। अब यहाँ पे आपने पता है कि वैदिक काल को दो पार्टों में बांटा जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में क्या था, वर्ण व्यवस्था थी, और ऋग वैदिक काल में जो चीज़ें हुआ करता था वह कर्म के आधार पे वर्णों का विभाजन हुआ करता था कि अगर कोई लोगों की रक्षा कर रहा है तो वह क्षत्रिय होगा, ज्ञान दे रहा है तो वह ब्राह्मण होगा। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, ठीक है, तो यहाँ पर जन्म के आधार पर क्या हो गया था, वर्ण व्यवस्था हो गया था कि जिस व्यक्ति का जन्म जिस घर में हो रहा है वो उसी वर्ण का कहलाएगा, भले ही वह किसी प्रकार का कार्य करता हो। तो इस चीज़ को बेसिक तौर पे क्या था कि इस चीज़ को ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई सवर्ण व्यवस्था जो थी, इसको कई लोगों ने स्वीकार नहीं किया, और इसीलिए आपने पता है कि आगे चलकर कई सारे इसके विरोध हुए और उसी के फलस्वरूप अम्बेडकर, उसके बाद ज्योतिबा फूले, पंडिता रमाबाई, इस प्रकार लोगों ने इस प्रकार की चीज़ों को क्या किया, खंडन किया। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रवादी आंदोलन पर दिए गए अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। अभिकथन कह रहा है कि 1580 के बाद भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की गई। तो आप यहाँ पे बात करते हैं तो जो बिल्कुल सही है कि 1580 के बाद भारतीयों द्वारा कई सारे राष्ट्रवादी और राजनीतिक संस्थाओं की गठन किया गया था। और कारण जो कह रहा है वह कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में का उदय हुआ, बेसिक नई मतलब कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस नई चेतना का उदय हुआ कि अंग्रेज भारत में संसाधनों का व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों और भारतीयों का नहीं हो सकता है। तो यह बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है वह कथन का सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक राष्ट्रवादी संत एवं नेताओं का आविर्भाव यानी कि उदय हुआ, भारत में मतलब नई चेतना का उदय हुआ, और अंग्रेज भारत में संसाधनों का व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर क्या कर रहे थे, संसाधनों और ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए थे। और जब तक यहाँ यह नियंत्रण खत्म नहीं हो जाता भारत यहाँ के लोगों और भारतीयों का नहीं हो सकता। यही कारण था कि 1850 के बाद भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई, जिसमें आर्य समाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, रामकृष्ण मिशन, इस प्रकार की कुछ चीज़ें आपकी खोली गई थी। अगला है यहाँ पर कि आपका मैचअप करना है। तो मैचअप में आपका है कि निम्नलिखित को कालक्रम के रूप में संबंध कीजिए। तो यहाँ पे साइमन कमीशन है, रौलक एक्ट है, खिलाफत आंदोलन है और दांडी मार्च है। तो आप सभी ने पता है कि सबसे पहले जो हुआ था कि अगर साइमन कमीशन की बात किया जाए तो साइमन कमीशन कब आया था भारत? तो साइमन कमीशन जो था वह भारत आया था 1927 में। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 1। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन आया था। ठीक है, नवंबर 1927 के आसपास बेसिक तौर पे, और इसका गठन किया गया था। और रौलक एक्ट की बात किया जाए तो रौलक एक्ट जो शुरू किया गया था वह फरवरी 1919 में रौलक एक्ट लगाया गया था। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन की अगर बात की जाए तो खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था मार्च 1919 में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था मार्च 1919 में। और उसके बाद दांडी मार्च जो शुरू किया गया था, दांडी मार्च शुरू किया गया था मार्च 1930 में। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपका कि 18 मार्च साल 1919 को रौलक एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य था कि राष्ट्रवादियों की आवाज़ को कुचलना था। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था, जो कि 3 फरवरी 1928 को भारत आया। तो साइमन कमीशन के अगर गठन की बात की जाए तो इसका गठन हुआ था 1927 में, और यह भारत कब आया? 1928 में। ठीक है, 27 में गठन हुआ और 1928 में भारत पहुंचा। यह 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, और महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से प्रसिद्ध जो दांडी मार्च था वह 12 मार्च 1930 को शुरू किया, और जो 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। उस समय मतलब कि दांडी मार्च के समय की अगर बात करें तो उस समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड इरविन था, और लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल था भारत में वायसराय का साल 1926 से लेकर 1931 तक का था। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका सही मैचअप रहा और सभी के बारे में सही एक्सप्लेन रहा।
अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे के लिए वयोवृद्ध गांधीवादी पोटी श्री रामल्लू की मृत्यु हुई। ऑप्शन है कि वह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, दूसरा है आपका कि वह भारत के विभाजन का विरोध कर रहे थे, तीसरा है कि वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे, और चौथा है आपका कि वह निचली जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश की मांग कर रहे थे। तो पोटी श्री रामल्लू जो कि एक गांधीवादी नेता थे और इनके बारे में सभी ने पता है कि वह तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, जिससे कि भारत में पहला भाषाई आधार पर राज्य का गठन होता है आंध्र प्रदेश का। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अब इसके बारे में अगर हम बात करें इनके बारे में, तो इन्होंने तेलुगु भाषियों के लिए मद्रास राज्य से अलग एक आंध्र प्रदेश राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन पर थे, और आमरण अनशन के 98वें दिन ठीक है इनकी क्या हो जाती है, अनशन के दौरान मृत्यु हो जाती है। और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर साल 1953 यानी कि 1953 को ठीक है भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन होता है। पोटी श्री रामल्लू में नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल की सजाएं भी भोगी थी। आंध्र प्रदेश क्षेत्र के लिए अपने आत्म बलिदान के लिए श्री रामल्लू को आंध्र क्षेत्र में अमरजीवी यानी कि अमर होने के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन कह रहा है कि बुद्ध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन का समय लगाता है क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट है, तो जो कि बिल्कुल आपका सही है। और कारण कह रहा है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर अपनी निर्धारित दीर्घवृत्ताकार पथ पर चलते हैं, इसे कक्षा कहते हैं। तो कारण भी आपका सही है। आपने पता है कि सूर्य है और सभी ग्रह इसके दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। आपने पता है कि जो ग्रह जितना पास होगा उसका जो होता है परिक्रमण काल उतना या कक्षीय काल उतना कम होता है। तो बुध सबसे पास में है, तो इसलिए मात्र 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है, और दीर्घवृत्ताकार पथ के कारण ही ठीक है सभी ग्रह जो होते हैं इसी दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा। ऑप्शन है आपका कि 10 बजे के सुबह रहेंगे, या 1 बजे का दोपहर रहेगा, या 2 बजे का दोपहर रहेगा, या 1:30 बजे यानी कि 1:30 का दोपहर रहेगा। तो आपने पता है कि देशांतर रेखा है, और देशांतर रेखा कि जितना आप पूर्व में रहेंगे समय आपका उतना आगे रहता है, और जितना आप पश्चिम में रहेंगे ठीक है समय उतना आपका पीछे रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने पता है कि पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कुल 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, तो हम 30 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल कितना आएगा 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब आपका क्या हो जाएगा 2 घंटा। ठीक है 2 घंटा, और समय क्या रहेगा आपका आगे रहेगा। तो दोपहर के 12 बजे हैं, तो दोपहर के 12 बजे में जैसे ही आप 2 को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोपहर के 2 बजे। तो आपका सही समय क्या होता है आपका सी यहाँ पर होगा कि अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा, तो दोपहर के 2 बजे का दोपहर का ही समय रहेगा। अगला क्वेश्चन है दी गई सूचना यानी कि विशेषता के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंधों को पहचानें। अब यहाँ पे है कि सही विकल्प का चयन करना है। पहला कह रहा है कि अत्यधिक शीतल क्षेत्र होता है, दूसरा कह रहा है कि क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता है, और तीसरा कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के मध्य क्षेत्र के और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के मध्य क्षेत्र, और अगला कह रहा है आपका कि सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती हैं और कम गर्मी देता है। तो ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट है तो आप पृथ्वी पर देखेंगे तो यह विषुवत रेखा है, उसके बाद कर्क रेखा है और उत्तरी ध्रुव वृत्त है, और यहाँ पर भी आपका मकर रेखा है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। तो विषुवत रेखा के बीच वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं उष्णकटिबंध कहते हैं। उसके बाद इसको जो बीच वाला कर्क रेखा मतलब कि 66.5 से 23.5 डिग्री के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और 66.5 से उत्तर वाले पार्ट को हम लोग शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अत्यधिक शीतल मतलब आपने पता है कि ये जो वाला क्षेत्र है पोलर क्षेत्र है दोनों जगह पर, ठीक है पोलर क्षेत्र है, और यहाँ पर वर्ष भर क्या होता है बर्फ पड़ा रहता है, तो यानी कि अत्यधिक यहाँ का शीत क्षेत्र है। अगला कह रहा है कि क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता, तो बिल्कुल सही, क्योंकि सूर्य की किरणें मैक्सिमम कहाँ तक जाती हैं आपके 66.5 डिग्री तक जाती हैं, उसके बाद सूर्य वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। और तीसरा कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त
और उत्तरी ध्रुव के मध्य के बीच में, तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के मध्य का यह क्षेत्र है, ठीक है। उसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के मध्य का ही यह क्या है, क्षेत्र होता है। और सूर्य की किरणें यहाँ पर टेढ़ी पड़ती हैं और कम गर्मी पड़ती है। तो ये सारी की सारी व्याख्याएं जो है वह किसका है, आपका फ्री जोन यानी कि शीत कटिबंध का है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि विषुवत वृत्त और अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाओं और उनकी स्थिति को सुलेखित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त, तो 66.5 मतलब ए दिया है आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो जैसा कि मैंने बताया कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग उत्तरी ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। तो ए का हो जाएगा आपका 3। उसके बाद दिया है मकर रेखा, तो आपको पता है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो बी का हो जाएगा 1। उसके बाद दिया है सी विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा की अगर बात करें तो विषुवत रेखा क्या होता है, तो 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और उसके बाद दिया है डी उत्तरी ध्रुव। तो आपने पता है कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो डी का हो जाता है आपका 2। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण की सही व्याख्या करता है, और यहाँ पे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कह रहा है आपका कि किसी सजीव के चारों ओर का स्थान वस्तु एवं प्रकृति। तो बिल्कुल सही है कि कोई सजीव उसके चारों ओर का स्थान वस्तु और प्रकृति क्या कहलाती है, पर्यावरण कहलाती है। ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकलाप। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकलाप पर्यावरण नहीं कहलाती है। मानव के साथ जंतु और वनस्पतियों का जो क्रियाकलाप होता है उन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। सी कह रहा है कि पृथ्वी पर जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां। तो बिल्कुल सही है कि हमारे आसपास आप देखेंगे तो जैविक और अजैविक संघटकों को मिलाकर क्या बनता है, आपका पर्यावरण बनता है। तो ये आपका सी वाला बिल्कुल सही है। और डी कह रहा है कि मानवकृत और प्राकृतिक सभी दृश्य प्रपंच घटना प्रघटनाएं। तो यह भी आपका पर्यावरण के लिए सही व्याख्या करता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, सी और डी, यानी कि ए वाला ऑप्शन। और यहाँ पे है कि केवल लगा दिया मानवीय क्रियाकलाप, क्योंकि पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकलाप पर्यावरण में शामिल नहीं होता है, मानव के साथ साथ प्राकृतिक क्रियाकलाप भी यहाँ पर क्या होता है, शामिल होता है। इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है पर्यावरण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। पहला कह रहा है आपका कि ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिणी चीन, ठीक है, जैसे कि दक्षिणी चीन। और दूसरा कह रहा है कि बांज, चीड़, यूकेलिप्टस उदाहरण है यहाँ पेड़ों के जहाँ वे पाए जाते हैं। तो अब ये चीज़ें हैं कि पहले दिया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो अगर आप पृथ्वी पर देखेंगे तो विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में बेसिक तौर पे हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। और पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो आपका यह दोनों तो ऑप्शन गलत हो गया, जो कि इसकी व्याख्या कर रहा है। और आगे कह रहा है कि शीतोष्ण सदाबहार वन। तो बेसिक तौर पे आपका जो है कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर जो होते हैं वह शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, और यूकेलिप्टस, बांज और चीड़ जो है वह सदाबहार वन के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी, कि ये जो पूरी व्याख्या की जा रही है वह शीतोष्ण सदाबहार वन की व्याख्या की जा रही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्राकृतिक वनस्पतियों एवं उनके लिए आवश्यक वर्षा की स्थिति का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन। तो यहाँ पे सही सुमेल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है कि वन, तो वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जहाँ पर बेसिक तौर पे सामान्य वर्षा होती है वहाँ पर क्या होते हैं, वन पाए जाते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा आपका वन। उसके बाद दिया है वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, सामान्य नहीं, ठीक है, जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। ए का हो जाएगा आपका 3, ठीक है, ए का हो जाएगा आपका 3 कि जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पर क्या होते हैं, वन पाए जाते हैं। उसके बाद दिया है घास स्थल। तो घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे बेसिक तौर पे मध्य वर्षा यानी कि मॉडरेट रेनफॉल होता है, मध्य वर्षा होती है, उन स्थानों पे आपका क्या होता है, घास स्थल पाए जाते हैं। तो बी का हो जाएगा आपका 1। और उसके बाद दिया है सी कि कांटेदार झाड़ियाँ। तो कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो जहाँ पे लो रेनफॉल होता है यानी कि 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ पर बेसिक तौर पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से सी का हो जाएगा आपका 2। तो ये आपका सही मैचअप होता है।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैसों का उत्पादन होता है। तो आप सभी ने पता है कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस दौरान ठीक है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा कि सी वाला, कि ऑक्सीजन क्या करते हैं, वह रिलीज करते हैं। अगर इसके हम फार्मूले की बात करें तो पौधे क्या करते हैं कि सूर्य का प्रकाश और 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 12H2O ठीक है क्या करते हैं कि ग्रहण करते हैं, जल लेते हैं, और इसको यह तोड़ते किस में है, तो टूटता है आपका C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, इसमें यह टूटता है। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही, तो आपका ऑक्सीजन गैस निकल रही है। और ये लोग किस गैस को ले रहे हैं पौधे कार्बन प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। पहला कह रहा है अभिकथन जो है कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो बिल्कुल सही है कि आतपन का मतलब कि ताप की जो मात्रा है, जैसे जैसे विषुवत रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाएंगे सूर्य के ताप की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि आते हुए सूर्य ताप द्वारा ताप का वितरित प्रभाव नहीं होता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि इसका वितरित प्रभाव जहाँ पर जिस प्रकार से पड़ता है, ठीक है, इसका वितरित प्रभाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे अधिक यह कहाँ पर पड़ता है, भूमध्य रेखा पर पड़ता है। तो इसलिए इसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक गर्मी होती है। ठीक है, और जैसे जैसे इसका ताप ध्रुवों की ओर नहीं पहुँचता है तो वहाँ पर क्या होती है, ठंडी होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए तो सही है परंतु बी क्या है, आपका असत्य है। तो सही ऑप्शन क्या होता है, सी होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिवहन के साधन का सुमेल उस परिवहन की महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ कीजिए। अब यहाँ पे दिया है, सबसे पहले आपका दिया है सड़क मार्ग। तो सड़क मार्ग का कार्य क्या होता है, तो सड़क मार्ग इनमें से जो दिया है आपका उसके अकॉर्डिंग कम दूरी यातायात का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जो मार्ग होता है वह क्या होता है, सड़क मार्ग होता है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। बी का दिया है रेल मार्ग। तो रेल मार्ग से की अगर बात किया जाए तो तीव्रता से कम खर्च व्यय में लोगों का आवागमन एवं भारी सामानों को ढोने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रेल मार्ग का उपयोग करते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद दिया है सी जल मार्ग। तो जल मार्ग की अगर बात करें तो अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन क्या है, आपका जल मार्ग है। तो सी का 2 हो जाएगा। और डी का है आपका कि वायु मार्ग। तो परिवहन का सबसे तीव्र साधन के रूप में कौन सा होता है, आपका वायु मार्ग होता है। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोत तक पहुंच पाना एक बड़ी समस्या बन गई है। निम्नलिखित में से जल संरक्षण की विधियों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि जल संरक्षण की कौन सी विधि सही है। तो पहला कह रहा है कि उचित रूप से पंक्तिबद्ध सिंचाई करने वाली नहरें। तो यह बिल्कुल सही है कि अगर उचित रूप से पंक्तिबद्ध सिंचाई करने वाली नहर रहेगी तो इससे पर्याप्त मात्रा में जल की बर्बादी नहीं होगी। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि स्प्रिंकलरों का उपयोग यानी कि टपकन यानी कि ड्रिप विधि से सिंचाई। तो ये भी सही है कि ड्रिप विधि से क्या होता है कि यहाँ पे पौधों की जड़ों में ही केवल क्या होता है, बेसिक तौर पे जल पहुँचता है। तो इससे भी जल क्या होता है, अत्यधिक नुकसान नहीं होता है। सी कह रहा है कि गहरे कुएं खोदना। तो गहरे कुएं नहीं, यहाँ पे अगर देता कि तालाब की खुदाई करना या पोखरों को बनाना, कुएं से हम जल का संरक्षण नहीं कर सकते हैं। तो सी वाला आपका गलत है। और डी कह रहा है कि जल संग्रहण। तो जल संग्रहण वही मैंने बताया कि तालाब बनाकर, ठीक है, बड़े बड़े पोखरों को बनाकर जल संग्रहण करें। तो ये आपके जल संरक्षण का एक अच्छा तरीका है। तो आपका क्या क्या हो जाएगा, ए, बी और डी जो है ऑप्शन वह जल संरक्षण के लिए सबसे अच्छे उपाय हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, ए, बी और डी। अब यहाँ पे इसके बारे में बात करें, आपने पता है कि धरातल पर 70 से अधिक भाग जल से भरा हुआ है, परंतु पृथ्वी पर मनुष्य के प्रयोग हेतु यानी कि जिस जल का प्रयोग करते हैं यानी कि जिसको हम लोग अलौड़ी यानी कि शुद्ध जल मानते हैं, वह मात्र 0.6 भाग ही मृदु जल के रूप में उपलब्ध है। वर्तमान समय में सीमित जल का बड़ा भाग प्रदूषित है, अतः शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुँचना कठिन समस्या हो गया है। साल 1987 में भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति को लागू की गई थी। तो इसको याद रखे रहेगा कि हो सकता है कि कभी फैक्ट के रूप में पूछ दे कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति को लागू कब किया गया था। तो साल 1987 में किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए और किस संसाधन को उल्लेखित किया गया है उसकी पहचान कीजिए। अब यहाँ पे संसाधन कौन कौन से इसको जान लेते हैं। तो पहला है कि अजैव संसाधन है, वास्तविक संसाधन है, मानव संसाधन है और मानव निर्मित संसाधन है। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं और इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस संसाधन के बारे में बात कर रहा है। तो पहला कह रहा है कि प्राकृतिक पदार्थ केवल तभी संसाधन बनते हैं जब उसका वास्तविक रूप परिवर्तित होता है। तो यह बिल्कुल सही है। और यह वास्तविक रूप परिवर्तित कौन करता है? मानव करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास लोहा है, लोहा तो प्राकृतिक रूप में है, लेकिन जो हमारे पास आता है लोहा उसका परिवर्तित स्वरूप होता है और इसका स्वरूप परिवर्तित करने वाला कौन है? तो मानव है। तो इस प्रकार से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे मानव निर्मित है। तीसरा कह रहा है कि प्रौद्योगिकी इस संस्थान का एक उदाहरण है और साथ साथ इस तरह के और अधिक संसाधन के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक भी है। तो प्रौद्योगिकी का भी निर्माण कौन करता है? मानव करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो व्याख्या है वह किसके लिए है? आपका मानव निर्मित संसाधनों की व्याख्या की गई है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। आगे है आपका कि कृषि के प्रकार का सुमेल कीजिए और उन क्षेत्रों के साथ जहां वे मुख्य रूप से की जाती है। तो अब सबसे पहले दिया है कि गहन निर्वाह कृषि कहां पर की जाती है। तो गहन निर्वाह कृषि ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जमीन समतल हो और साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता हो। तो जैसे कि बेसिक तौर पे हम उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में देखते हैं यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? तो आपने पता है कि हमारे यहाँ मानसूनी क्षेत्र है, वर्षा आती है, ठीक है, और जिसके कारण हमें पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता हो पाती है। तो गहन निर्वाह कृषि जो है वह मानसूनी क्षेत्र यानी कि प्रदेशों में की जाती है। तो ए का हो जाएगा आपका 3। बी है बागान। तो बागान कहाँ पे लगाए जाते हैं? तो ब्राज़ील में आपने देखा होगा काफ़ी के बागान लगाए जाते हैं। तो बागान जो होता है इसके लिए आपका जो सही ऑप्शन वो क्या है? आपका पहला है, ठीक है। और सी जो है स्थानांतरित यानी कि झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो झूम कृषि यानी कि स्थानांतरित कृषि दिए गए ऑप्शनों के अकॉर्डिंग उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में बेसिक तौर पे झूम खेती देखने को हमें मिलती है। तो सी का हो जाएगा 4। और उसके बाद दिया है वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो जो आपके शीतोष्ण घास स्थल के मैदान होते हैं ना, वहाँ पर वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है। अब यहाँ पे इनके बारे में जान लेते हैं कि गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर अधिक श्रम से खेती करता है। यह दक्षिण मतलब यह कृषि जो है दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया वाले सघन मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है, जैसा कि भारत में मैंने बताया कि उत्तर भारत में। बात करते हैं स्थानांतरीय कृषि की। तो स्थानांतरीय कृषि जो है वह अमेजन बेसिन के सघन वनों क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। और भारत की अगर बात करें तो भारत के मुख्यतः पहाड़ी इलाकों में, जैसे कि आपका पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, ठीक है, वहाँ पर और जहाँ जहाँ पर बेसिक तौर पर पहाड़ी क्षेत्र और वन पाए जाते हैं वहाँ पर स्थानांतरीय कृषि की जाती है और इसे झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं आपका कि उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की। तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका बेसिक तौर पे यहाँ पर वाणिज्यिक कृषि की अगर बात करें तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे शीतोष्ण घास स्थल के मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर बेसिक तौर पे बहुत भारी मात्रा में पशुओं का, ठीक है, पालन पोषण और उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग क्या कर लेते हैं? वाणिज्यिक कृषि के नाम से जानते हैं। और बागान क्या होता है? तो जैसे आपने देखा होगा कि भारत में, ठीक है, चाय के बागान लगाए जाते हैं केरल में और असम में और पश्चिम बंगाल में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? बागान, ठीक है, बागान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर एक स्कूल त्यौहार मनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति विविधता का जश्न की दर्शाती है? तो अब यहाँ पे विविधता के जश्न को कौन सी परिस्थिति दर्शाएगी? तो पहला है आपका कि हरियाणा के स्कूल में रक्षाबंधन। दूसरा कह रहा है आपका कि मध्य प्रदेश में ओणम के स्कूल, ठीक है, मध्य प्रदेश में के मतलब मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम यहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम। और तीसरा कह रहा है कि तमिलनाडु के स्कूल में पोंगल और उत्तर प्रदेश के स्कूल में होली। अब यहाँ पे विविधता को दर्शाने की बातें कर रहा है। तो बेसिक तौर पे हरियाणा में बहुत अच्छे से, ठीक है, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहाँ पे रक्षाबंधन को मनाया जाता है, ठीक है, वहाँ के बच्चे उस चीज़ को मनाते हैं। तो यह विविधता को नहीं दर्शाता, हमारे ही त्यौहार को मनाया जा रहा है। अगर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम, तो आपने पता है कि ओणम जो है वह दक्षिण भारत का बेसिक तौर पे त्यौहार है, ठीक है। यह बेसिक तौर पे कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ओणम जो होता है केरल में। और जब हम मध्य प्रदेश के स्कूलों में ओणम को मनाएंगे तो उससे हम मतलब भारत की विविधता के बारे में बच्चे क्या करेंगे? सीखेंगे। तो भारत की विविधता को दर्शाने वाला कौन सा है? आपका सही ऑप्शन कि मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम का मनाया जाना।
आपने पता है कि उत्तर प्रदेश में स्कूलों में होली, तो उत्तर प्रदेश मतलब कि उत्तर प्रदेश का बेसिक तौर पे या उत्तर भारत का सबसे अच्छा त्यौहार होली माना जाता है। तो हम होली अगर मनाएंगे तो उससे वह डाइवर्सिटी को बच्चे नहीं समझ पाएंगे, उनको लगेगा कि हमारा ही त्यौहार मनाया जा रहा है। और उसी प्रकार से तमिलनाडु में पोंगल काफ़ी फेमस है। तो तमिलनाडु में अगर हम पोंगल मनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ के स्थानीय बच्चों के लिए ठीक होगा, इससे विविधता का परिचय उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश में ओणम जैसे त्यौहार मनाएंगे तो उससे बच्चे ओणम के जरिए केरल को और भारत की विविधता को समझ पाएंगे। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि किसने अनेकता में एकता का विचार दिया। ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर अनेकता में एकता का जो विचार दिया था वह आपका दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अब इनके बारे में जानें तो जवाहरलाल नेहरू ने अनेकता में एकता का विचार दिया था और उनकी एक पुस्तक आती है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और उसी में इन्होंने बेसिक तौर पे लिखा है कि भारत एकता बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता की पहचान को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन सारे तत्वों का वर्णन करते हुए उन्होंने मतलब कि उन्होंने ही बेसिक तौर पे ये चीज़ लिखा कि अनेकता में एकता का विचार। भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की, इसकी पब्लिकेशन साल 1946 में की गई थी। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि एक ऐसी व्यवस्था सरकार की जिसमें अधिकारियों यानी कि शक्तियों को केंद्रीकरण, प्राधिकरण और विभिन्न संगठनों इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। पहला लोकतांत्रिक राज्य, दूसरा है संघीय राज्य, तीसरा है आपका एकात्मक यानी कि एकीकृत राज्य, और चौथा है आपका साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट राज्य। तो जब यहाँ पर शक्तियों के विभाजन की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है, संघीय राज्य होता है। संघीय राज्य में क्या होता है, केंद्र के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और राज्य के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं। जैसा कि आप भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची मतलब संविधान के अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची को देखोगे तो 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन मिलता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। यह 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन मिलता है और इसमें तीनों को अलग अलग शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार के राज्य को हम लोग संघीय राज्य कहते हैं। भारत एक संघीय राज्य है और भारत ने इस संघीय की कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था, तो कनाडा से लिया है। भारत ने संघीय का जो कॉन्सेप्ट लिया है वह कनाडा से लिया है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला। तो दोस्तों ये था आपका सी-टेट का 10वां वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। जल्दी 11वां वीडियो आएगा। तो अगर अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।